नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके 100 दिन कल यानी सोमवार को पूरे हुए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूरे जो 100 दिन का कार्यकाल है उसका उन्होंने ब्यौरा प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने जो अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात है उस पर पूरा फोकस किया। बाकायदा उन्होंने माफियाओं अपराधियों की जो संपत्तियां जब्त की गई उसके आंकड़े सहित उसका विवरण प्रस्तुत किया। अपराध पर लगाम लगाने की बात कही, जीरो टॉलरेंस की बात कही, भ्रष्टाचार की बात कही, विकास की बात कही। पर उसी दिन शाम को एक चिट्ठी ऐसी जारी होती है जिसने उत्तर प्रदेश सरकार, उसके कार्य, उसके जो क्रियाकलाप हैं, जो काम करने के तरीके हैं, साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, अधिकारी इस सरकार में क्या कर रहे हैं, उसकी पूरी कलई खोल के रख दी। उत्तर प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जो जिनके पास चिकित्सा स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। सरकार बनने के बाद से वो काफ़ी सक्रिय भी दिखाई दिए, तमाम जगहों पर, तमाम बड़े बड़े अस्पतालों में से लेकर के और जिला अस्पतालों तक उन्होंने छापेमारी की, बड़ी कार्रवाइयों के लिए संस्तुतियां की। कल उन्होंने जो अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी संख्या में जो ट्रांसफर हुए हैं, तबादले किए गए हैं, जिसके लिए बाकायदा कैबिनेट में स्थानांतरण की नीति आई थी और उस नीति के हिसाब से कहा गया कि ये ट्रांसफर हुए हैं। 30 जून को उसकी डेडलाइन थी। तमाम विभागों में बड़ी संख्या में एक से दूसरी जगह पे अधिकारियों, कर्मचारियों, समूह ग से लेकर के सारे समूह में ट्रांसफर किए गए। ये ट्रांसफर हो गए, लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। पर इसके बाद कल ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी, जो उस चिट्ठी में उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को से कुछ सवाल किए हैं, जिसमें उन्होंने ट्रांसफर की नीति पर भी सवाल उठाए। ब्रजेश पाठक ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि जो अभी हालिया स्थानांतरण हुए उसमें स्थानांतरण नीति का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि तमाम जो बड़े अस्पताल हैं उसमें पहले से ही डॉक्टरों की कमी है, उसके बावजूद वहाँ से डॉक्टरों को दूसरी जगह भेज दिया गया, पर उनकी जगह पे अन्य जगहों से डॉक्टर्स को फिर से लाया नहीं गया है, प्रतिस्थानी नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं। ऐसे में जो मरीज दूसरे जो छोटे छोटे जिले हैं या तमाम जिलों से जो रेफर करके यहाँ लखनऊ भेजे जाते हैं, उनका कैसे इलाज होगा? सवाल भी अच्छा है कि भाई कैसे होगा इलाज। पर ये जो सवाल हैं, ब्रजेश पाठक ने इसमें और भी पॉइंट उठाए हैं। उन्होंने, मैं आपको चिट्ठी जो है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी, आप उसमें देख लीजिएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिन जिन डॉक्टरों का स्थानांतरण किया गया है, उन्होंने अधिकारियों से सवाल पूछा है कि जिन जिन डॉक्टरों का स्थानांतरण किया गया है, क्या यह सत्यापित कर लिया गया है कि स्थानांतरित डॉक्टरों की अवधि से अधिक अवधि वाला कोई भी चिकित्सा अधिकारी उस जनपद, मंडल या अस्पताल में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि कितने चिकित्सा अधिकारी विभिन्न स्थानों से संबद्ध हैं तथा उनके संबद्धीकरण पर निर्णय कब तक किया जाएगा। जो संबद्ध चिकित्सा अधिकारी हैं उनका विवरण सहित उन्होंने सूची भी मांगी है। ये मामला यही नहीं खत्म हुआ, एक चिट्ठी और जारी हुई, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने उसको जारी किया। उसमें भी उन्होंने चिकित्सा जो विभाग में ट्रांसफर्स हुए उस पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने भी महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनसे उन्होंने सवाल किया है, उसका जवाब मांगा है। मंडलीय कार्यालयों में अधिकतम जो 7 वर्ष पूरे करने वाले जो तमाम स्टाफ हैं उनका उन्होंने विवरण मांग रखा है। पिछले कितने सालों से किस पटल पर और किस जिले में कोई तैनात है उसका उन्होंने विवरण मांग रखा है। साथ ही साथ जो समूह ग के जो तमाम कर्मचारी हैं जो 3 से 7 साल एक ही जनपद में पूरे कर चुके हैं, एक ही पटल पे पूरे कर चुके हैं, उनका भी पूरा विस्तार पूर्वक विवरण उन्होंने मांगा है। ये तो चिट्ठियों की बात हो गई। एक खबर जो पिछले दिनों चली, सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में रही, वो थी जो अकेले अगर उस खबर को देख लिया जाए तो वो पूरे इस स्थानांतरण नीति पर सवाल उठाती है, अधिकारियों पर सवाल उठाती है कि आखिर अधिकारियों ने किस बेसिस पर ट्रांसफर किए हैं। डॉक्टर दीपेंद्र सिंह का मामला है। चित्रकूट में वो पोस्टेड थे। चित्रकूट में पिछले 5 साल से वो चित्रकूट से प्रयागराज अपने तबादले की मांग कर रहे थे। उनको लीवर की समस्या थी, लीवर की बीमारी से ग्रसित थे।
इसके वहाँ पे चूंकि इलाज उपलब्ध नहीं था, उस इलाज के लिए वो प्रयागराज अपना तबादला कराना चाहते थे, पर वो वहाँ पर उनका जो एप्लीकेशन था वो पेंडिंग रखा गया और इस बार उनका तबादला तब किया गया जिस दिन उनकी तिरही थी। तिरही के अगले दिन उनके ट्रांसफ़र का आदेश उनके घर पहुंचता है। 17 जून को उनका निधन हो चुका था और जब उनकी तिरही बीत गई उसके बाद उनके ट्रांसफ़र की जो चिट्ठी होती है वो उनके यहाँ पहुँचाई जाती है। अब आप सोचिए कि ये कौन सी व्यवस्था है, किन स्थानांतरण नीतियों के तहत ये स्थानांतरण किए गए। चूँकि स्थानांतरण जो है वो लंबे समय से, या यूँ कहा जाए कि आज़ादी के बाद से ही स्थानांतरण की नीतियाँ किस आधार पर स्थानांतरण होते हैं, जो नीतियाँ होती हैं उसका कितना पालन होता है, ये पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं और ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। इस संबंध में तमाम लिखा पढ़ी पहले हो चुकी है, तमाम खबरें हम सब ने पढ़ी हैं, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफ़र में दबाव बनता है, किस तरीके से ट्रांसफ़र में पैसा चलता है, किस तरीके से पावर चलती है, किस तरीके से सिफारिशें चलती हैं। ये तमाम खेल ट्रांसफर्स में होते हैं। इस बार अलग क्या था? अलग बस इतना था कि इस ट्रांसफ़र में जो सूत्र बताते हैं, जो सोशल मीडिया बताती है, जो मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि इस ट्रांसफ़र में केवल और केवल अधिकारियों की चली, किसी भी मंत्री की नहीं चली। मंत्री इन्वॉल्व नहीं रहे। ट्रांसफ़र जो हुए वो अधिकारियों ने अपने हिसाब से किया, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी तरीके की जानकारी प्राप्त किए हुए अपने हिसाब से सबने ट्रांसफ़र कर दिया। और जो डॉक्टर दीपेंद्र सिंह की घटना है वो बिल्कुल सारे ट्रांसफ़र नीति पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है, सारे ट्रांसफ़र की नीति को समझने के लिए पर्याप्त है, सारे ट्रांसफ़र की जो नीतियों का पालन हुआ है वो किस हद तक पालन किया गया है, इसके लिए इसकी जानकारी वो खुद अपने आप में पूरी देती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी ये चिट्ठी क्या रंग लाती है, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की ये चिट्ठी क्या रंग लाती है, दीपेंद्र सिंह की जो घटना है वो क्या रंग लाती है। मुख्यमंत्री तक ये सारी जानकारियां पहुंचने के बाद क्या इस तबादला नीति में जो अधिकारी शामिल रहे हैं, क्या इसकी जांच होगी? अगर जांच होती है, दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि शुरुआती दौर में कुछ अधिकारियों पर जब कार्रवाइयां हुई तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसका जो दूसरा कार्यकाल है वो पहले कार्यकाल से अलग रहने वाला है। क्योंकि पहले कार्यकाल में माना जा रहा था कि सरकार की तरफ से अधिकारियों को पूरी छूट मिली हुई है, मंत्रियों की अपेक्षा अधिकारियों की ज़्यादा सुनी जाती है। पर जब इस सरकार की शुरुआत हुई तो जब कुछ कार्रवाइयाँ हुई तो ऐसा लगा कि नहीं, इस बार शायद जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी कुछ सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि क्या इन अधिकारियों पर कार्रवाई करके योगी सरकार लोगों की उपेक्षा पर खरी उतर पाती है। जो अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को खत्म करने की बात होती है, क्या उसके जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है उस पर सरकार अपने को स्थापित कर पाती है, कायम रह पाती है। और साथ ही साथ इन घटनाओं से सबक लेते हुए भविष्य में जो ये स्थानांतरण की नीति है उनका जो अधिकार है वो कहाँ जाता है, और साथ ही साथ इनके जो नीतियां हैं उसको कितना प्रभावी और कितना कारगर बनाने में ये सरकार कामयाब हो पाती है। धन्यवाद।